गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीपीसी का ऑर्डर 5 बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सीपीसी के ऑर्डर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर 5। देखो, जब अपने ऑर्डर 5 पढ़ते हैं, ऑर्डर 5 बात करता है सम्मन की तामील और उनका निकाला जाना। ये जो पूरा ऑर्डर है, इसमें टोटल 30 रूल्स हम पढ़ते हैं। अब इस एक ऑर्डर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? इस जो पहली बात है सम्मन की तामील, इसको बात किया गया है। इनके जो रूल्स हम पढ़ते हैं, रूल 1 से लेके रूल 8 तक इसका पार्ट पढ़ते हैं कि जो सम्मन का निकाला जाना, कैसे सम्मन निकाला जाता है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, क्या सम्मन सिर्फ पर्सन्स को बुलाने के लिए निकाला जाता है या डॉक्यूमेंट्स के लिए निकाला जाता है, ये बात करता है रूल 1 से लेके रूल 8 तक। देन दूसरी करता है उसकी तामील, सम्मन का निकालना। सेकंड बात करता है सम्मन की तामील, ये बात करता है रूल 9 से लेके रूल 30 तक। रूल 9 से लेके रूल 30 तक आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, रूल 1 से लेके रूल 8 तक बताने वाली हूँ। जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम पढ़ रहे हैं कि सम्मन की तामील और उसका निकाला जाना, तो हमारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सम्मन क्या होता है। देखो, सम्मन का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा किसी पक्षकार को बुलाया जाना कोर्ट में। अब मान लीजिए कि एक एक्स पर्सन ने वाई पर्सन के अगेंस्ट वाद संस्थित किया है, तो उस वाई पर्सन को ये नॉलेज कैसे होगी कि मेरे अगेंस्ट वाद किया जा रहा है? उसको कैसे पता चलेगा? तो ये एक्स पर्सन क्या करता है, कोर्ट को कहता है और कोर्ट एक सम्मन जारी करता है उस वाई पर्सन के अगेंस्ट कि उस सम्मन के अंदर तेरे को इस तारीख को इस समय इस न्यायालय में उपस्थित होना है। तो कहने का मतलब, इस सम्मन का मतलब होता है न्यायालय का बुलावा। सम्मन का मतलब होता है न्यायालय का बुलावा। अब देखो, बात करते हैं रूल 1 की। रूल 1 हमें कहता है सम्मन के बारे में। रूल 1 हमें कहता है सम्मन के बारे में कि जो सम्मन है वो कितने दिन के अंदर निकाला जाना चाहिए, या जिस दिन सम्मन निकल गया तो कितने टाइम के अंदर वादी को या प्रतिवादी को उपस्थित होना है। आइए पढ़ते हैं सम्मन के बारे में। देखिए, इसमें टोटल 3 सब रूल्स दिए गए हैं। तीनों सब रूल हमारे प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सब रूल 1 की बात करते हैं। सब रूल 1 कहता है कि जब वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है। अब ये जो छोटी छोटी बातें होती है, जैसे अगर हम क्रिमिनल में जाते हैं तो क्रिमिनल में किया जाता है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। अगर यही हम सिविल में आते हैं तो सिविल में आता है कि वाद संस्थित किया जाना। तो इन्होंने कहा जब वाद प्रॉपर तरीके से संस्थित किया जा चुका है, तब उस प्रतिवादी पर सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने और अपनी प्रतिरक्षा लिखित कथन के माध्यम से फाइल करने के लिए सम्मन निकाला जाता है। तो सब रूल 1 में हमें ये कहा कि सम्मन हम किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं? सम्मन हम प्रतिवादी के अगेंस्ट निकाल रहे हैं। अब जब सम्मन निकल गया और सम्मन की प्रॉपर तामील हो चुकी है, तो प्रतिवादी को कितने दिन के अंदर उपसंजात होना है? 30 डेज के भीतर भीतर उपसंजात होना है। सब रूल 1 ने कहा कि जब सम्मन की तामील प्रॉपर प्रतिवादी पर हो चुकी है, तो तामील होने के 30 दिन के भीतर भीतर प्रतिवादी को न्यायालय में उपसंजात होना है। अब इन्होंने एक वर्ड की बात की, लिखित कथन के बारे में। देखो, 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है वाद पत्र, एक होता है लिखित कथन। जब कभी वादी वाद संस्थित करता है तो उसका वाद संस्थित हमेशा वाद पत्र के माध्यम से होता है। जैसे क्रिमिनल में केस किसके माध्यम से होता है? या तो एफआईआर के माध्यम से या कंप्लेंट परिवाद के माध्यम से। वैसे ही सिविल में जब वादी वाद संस्थित करता है तो उसको वाद पत्र पेश करना होता है। अब ये वाद पत्र में क्या चीजें होती है? ये वाद पत्र हम ऑर्डर 7 में पढ़ते हैं। इस वाद पत्र में लिखा होता है कि मैं वादी, मेरा ये एड्रेस, मैं इस रीजन की वजह से इस पर्सन पर वाद संस्थित कर रहा हूं। फिर उसके बाद प्रतिवादी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है। तीसरी बात, उसको क्या रिलीफ चाहिए होता है, उस प्रतिवादी से वो चीजें लिखनी होती है कि कहीं मैं वादी
माइनर तो नहीं हूं, या जिसके अगेंस्ट मैं वाद संस्थित कर रहा हूं कहीं वो तो माइनर नहीं है। ये चीजें भी उसको लिखनी पड़ती है। उसके बाद लिखना पड़ता है कि मेरा उस प्रतिवादी के साथ क्या कॉज ऑफ एक्शन है, विवाद का कारण क्या है, मैं क्यों वाद संस्थित कर रहा हूं, ये सारी चीजें उसको वाद पत्र में लिखनी होती है। तो ये वाद पत्र तो हुआ प्रतिवादी के द्वारा। अब ये लिखित कथन का मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट, ये देता है प्रतिवादी। मतलब इस वाद पत्र का जो रिप्लाई है वो दिया जाता है प्रतिवादी के द्वारा। ये जब अपना रिप्लाई देता है तो किसके माध्यम से देता है, ये देता है लिखित कथन के माध्यम से। ये रिटन स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं ऑर्डर 8 में, ये रिटन स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं ऑर्डर 8 में। अब इस लिखित कथन प्लस वाद पत्र को बोला जाता है अभिवचन, प्लीडिंग। ये जो प्लीडिंग है, वाद पत्र प्लस लिखित कथन दोनों मिलके ही क्या बनती है, प्लीडिंग्स बनती है। तो ये मैंने आपको बताया सब रूल 1 में कि 30 डेज के अंदर डिफेंडेंट को हाजिर होना है। उसके बाद बात करते हैं सब रूल 2 की, नहीं उसके बाद बात करते हैं 2 प्रोवाइडेड इसमें कहे गए हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोवाइडेड बात करता है कि जब कभी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सम्मन जारी किया गया है, प्रतिवादी के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है, तो वहां पर प्रतिवादी स्वयं भी उपसंजात हो सकता है, प्रतिवादी अपने प्लीडर के माध्यम से भी उपसंजात हो सकता है, और थर्ड ऐसा पर्सन भी उपसंजात हो सकता है जिसको सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है। तो सब रूल 2 में हमें बताया गया कि जब सम्मन निकाला गया है तो प्रतिवादी की तरफ से कौन कौन उपसंजात हो सकता है। तो प्रतिवादी स्वयं उपसंजात हो सकता है, प्रतिवादी की जगह पर प्लीडर भी उपसंजात हो सकता है, और थर्ड ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको सभी प्रश्नों का ज्ञान है, जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर का ज्ञान है, वो पर्सन भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है। देन बात करते हैं एक और प्रोवाइडेड की। देखो सबसे पहले हमें कहा कि अगर 30 डेज के अंदर प्रतिवादी के अगेंस्ट सम्मन निकाला गया है तो 30 दिन के अंदर उसको अपीयर होना है। लेकिन अगर मान लो वो 30 डेज में अपीयर नहीं हो सका किसी पर्याप्त कारण की वजह से, अगर वो कोर्ट को एक सफिशिएंट रीजन दे देता है कि मैं 30 दिन में इस वजह से उपस्थित नहीं हो सका, तो कोर्ट उसके 30 डेज को 90 डेज में एक्सटेंड कर सकता है। मतलब कि अगर 30 दिन में नहीं आया, रीजन दे रहा है कि मेरे पास ये रीजन था मैं नहीं आ सका, तो कोर्ट उसको टोटल मिला के 90 डेज में एक्सटेंड कर देगा। अब ये 90 प्लस 30 ये 120 डेज काउंट नहीं होंगे, ये यहाँ पर 30 डेज होने के बाद 60 डेज और मिला के ये 90 डेज का और उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 30 दिन पहले मिल गए, उसके बाद 60 दिन और मिले, तो फिर ये टोटल मिला के 90 डेज का उसको और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। उसके बाद बात करते हैं सब रूल 3 की। देखो सब रूल 3 कहता है जब भी कोर्ट सम्मन निकालेगा तो उस सम्मन पर अपने सिग्नेचर भी करेगा और उस पे कोर्ट की मुद्रा भी लगी होगी। ठीक है, जब भी सम्मन निकालेगा कोर्ट तो उस पे अपने सिग्नेचर कंपलसरी करेगा, प्लस जिस कोर्ट के द्वारा ये सम्मन निकाला गया है उसकी मुद्रा भी वो लगाएगा। तो ये था हमारा पूरा रूल 1। उसके बाद बात करते हैं रूल 2 की। देखो रूल 2 कहते हैं जब भी कोर्ट सम्मन निकालता है तो सम्मन के साथ एक वाद पत्र की कॉपी देनी पड़ेगी। वाद पत्र की एक कॉपी उस सम्मन के साथ देनी पड़ेगी। अब सम्मन के साथ आप वाद पत्र की कॉपी क्यों दे रहे हो? क्योंकि जिसको आप सम्मन भेज रहे हो उसको आप बताओगे तो सही कि तेरे अगेंस्ट किसने वाद किया है, वो क्या तेरे से चाहता है, तुम्हारे बीच वाद हेतु क्या है। क्योंकि ये सारी चीजें तो वाद पत्र में लिखी होती है, क्योंकि ये वादी ने पेश किया है। तो जब को प्रतिवादी के अगेंस्ट सम्मन निकाला तो उसको एक वाद पत्र की कॉपी दी जाती है। ये रूल बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? ताकि प्रतिवादी सभी तथ्यों से वाकिफ होकर अपना रिटन स्टेटमेंट तैयार कर सके। ये है रूल 2 का ऑब्जेक्ट। देन बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है कि जब कोर्ट ने आपके अगेंस्ट सम्मन निकाला है तो आपकी अपीयरेंस को वो कंपलसरी भी कर सकता है। मतलब कि कोर्ट वादी या प्रतिवादी दोनों को बाउंड कर सकता है कि आपके अगेंस्ट सम्मन निकाला है तो आपको ही हाजिर होना है। तो रूल 3 में क्या कर सकता है? कोर्ट बाउंड कर सकता है आपकी अपीयरेंस के लिए।
आपकी अपीयरेंस के लिए। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूं, सिर्फ रूल 3 को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, एज इट इज डायरेक्ट को याद करने की नीड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रूल 4। देखो रूल 3 में तो हमको ये कह दिया कि कोर्ट आपको बाउंड कर सकता है आने के लिए, लेकिन रूल 4 हमें कहता है कि कोर्ट आपको बाउंड तभी करेगा जब आप उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहते हो, या आपके एरिया से 50 मील या 200 मील की दूरी पर कोर्ट स्थित है, तभी कोर्ट आपको बाउंड कर सकता है आने के लिए। अगर इस एरिया से बाहर आप निवास करते हो तो कोर्ट आपको बाउंड नहीं कर सकता। तो रूल 4 इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन बात करते हैं रूल 5। रूल 5 में हमें कहा कि ये जो सम्मन निकाला जा रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है सम्मन निकालने का। तो जब भी सम्मन निकाला जाता है तो कोर्ट को 2 बातें अपने माइंड में रखनी होंगी। वो क्या, कि जब वो सम्मन निकाल रहा है तो उसका एकमात्र रीजन ये होगा कि वो विवादकों का स्थिरीकरण करने के लिए, विवादकों का स्थिरीकरण करने के लिए सम्मन निकाल रहा है, या वाद का अंतिम निपटारा करने के लिए सम्मन निकाल रहा है। अंतिम निपटारा करने के लिए सम्मन निकाल रहा है, मतलब कि अगर कोर्ट सम्मन निकाल रहा है प्रतिवादी के अगेंस्ट, तो उसके माइंड में 2 बातें होनी चाहिए, या तो जो उन दोनों के बीच में विवाद का कारण है उसको वो स्थिर करेगा, क्योंकि वादी कुछ और बात बोल रहे हैं, प्रतिवादी कुछ और बात बोल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच आखिर विवाद का कारण है क्या, उसको स्थिर करने के लिए सम्मन निकाला जाता है। देन जब कोर्ट सम्मन निकालेगा तो अंतिम निपटारा करने के ऑब्जेक्ट से भी सम्मन निकालेगा, कि कोर्ट को पता लग रहा है कि वादी ने जो वाद कारण दिया है वो पहली सुनवाई पे ही निपटारा हो सकता है, तो सम्मन फिर अंतिम निपटारे के लिए भी निकाला जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल 5। देन बात करते हैं रूल 6 की। रूल 6 के लिए कहते हैं कि कोर्ट जब प्रतिवादी के अगेंस्ट सम्मन निकालेगा और कोर्ट के माइंड में ये है कि फर्स्ट हियरिंग में ही वाद को निपटाना है, तो प्रतिवादी के लिए क्या करेगा, 1 दिन नियत करेगा। प्रतिवादी के लिए क्या करेगा, 1 दिन नियत करेगा उसकी हियरिंग के लिए। सिर्फ इतना ही आप रूल 6 को याद रखें। देन रूल 7 कहता है कि जब भी कोर्ट प्रतिवादी के अगेंस्ट सम्मन निकालेगा और कोर्ट ये चाहता है कि जो सम्मन है वो अंतिम निपटारे के लिए निकालना है, तो कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भी बाउंड कर सकता है। कोर्ट उसको रूल 7 में डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भी बाउंड कर सकता है। ये जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, जो शॉर्ट में बता रही हूँ, ये सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप एज इट इज डायरेक्ट याद नहीं भी रखते तो भी चलेगा। देन आता है हमारा रूल 8। रूल 8 कहता है कि जब सम्मन अंतिम निपटारे के लिए निकाला जाता है तब प्रतिवादी को कोर्ट ये डायरेक्शंस देगा कि तेरे जितने भी विटनेस है तो उनको फर्स्ट हियरिंग पर ही लेके आ जा। रूल 8 में क्या कहा, जब कोर्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि फर्स्ट हियरिंग में ही मुझे अंतिम निपटारा करना है वाद को, तो प्रतिवादी को बोलेगा कि तेरे जितने भी विटनेस हैं तू उनको भी लेकर हाजिर हो। तो कोर्ट क्या कह सकता है प्रतिवादी को कि तू जिस डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है तो उनको भी लेकर आ, या तेरे कोई विटनेस है तो तू उनको भी लेकर आ। तो ये टोटल हम रूल 1 से लेके रूल 8 तक जो पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जो कि डील करता है रूल 90 से रूल 30 तक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।